Hello students, today we are going to discuss laws of motion. Laws of motion में सबसे पहले हम ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो सोर्स है. व्हाट इज द सोर्स ऑफ मोशन? कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी मूव कब करेगी? हम सभी को पता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तभी वो बॉडी मूव करेगी. यानी हम ये कह सकते हैं कि फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है. फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है. ये पुश भी हो सकता है, किसी बॉडी को हम पुश कर रहे हैं वो भी हो सकता है, और किसी बॉडी को हम पुल कर रहे हैं वो भी जो है हो सकता है. यह एक एक्सटर्नल कॉज है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी. यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई बॉडी रेस्ट में है या कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, v इज इक्वल टू कांस्टेंट. इस बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाना है तो इसके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फोर्स अप्लाई करने पे ये तुरंत मोशन में आ जाएगा. ऐसा नहीं है कि फोर्स जो है जहां भी लगा देंगे मोशन शुरू हो जाएगा. अब जैसे कोई ट्रक रुका हुआ हो और आप फोर्स उसके ऊपर लगा रहे हो तो वो चलना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है. ट्रेन को आप धकेलना शुरू कर दीजिए, आप जो है फोर्स लगाना शुरू कर दीजिए तो वो चलनी शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है. लेकिन यह फोर्स जो भी आप अप्लाई कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट. आप प्रयास कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, या तो आप कोशिश कर रहे हो या आप वाकई इस बॉडी को चलाना शुरू कर देगा. तो कोई बॉडी रेस्ट में है, उसको मोशन में लाने का प्रयास करना या एक्चुअली मोशन में ला देना, वह जो है जो काज होता है उस या पुल के फॉर्म में, उसको हम फोर्स कहते हैं. इसी तरह से अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसको रोकना है, ऑल ऑफ सडन आपको रोकना है तो भी फोर्स की जरूरत होगी. और उस बॉडी को एक्सेलरेट करना है, आपको v की वैल्यू इंक्रीज करनी है तो भी फोर्स की जरूरत होगी. यही नहीं, अगर इस बॉडी के डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना है तो भी फोर्स की जरूरत होगी. यानी रेस्ट से मोशन में लाना, मोशन से रेस्ट में लाना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से उसको उसके डायरेक्शन को चेंज करना, इन सभी चीजों में फोर्स की जरूरत होती है. फोर्स कितने तरह के होते हैं? फोर्स बेसिकली जो है दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? जैसे फ्रिक्शनल फोर्स जो है कॉन्टैक्ट फोर्स है. अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पे रखी हुई है, इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यह भी फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि हम फिजिकली टच कर रहे हैं इसको. और जैसे ही जो है ये वेट होगा इस बॉडी का, इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स होगा. ये जैसे ही ये बॉडी की टेंडेंसी होगी मूव करने की, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा एंड दैट दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है. ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया हुआ है ये भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस है. ऐसे फोर्सेस जिसको के लिए जो है जो फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी होता है उसमें. और दूसरे होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. फॉर एग्जांपल ये सन है और ये अर्थ है. अर्थ का मोशन हो रहा है इसके अराउंड. अब यहां पे अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है सन द्वारा, लेकिन दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है. यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स हो गया? ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कैपिटल G m1 इंटू m2 मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. और न्यूक्लियर फोर्स ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. ये सारे फोर्सेस जो है जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो सब के सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. उनके लिए किसी भी तरह के फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं. अब हम लोग डिस्कस करते हैं
इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? आप देखें कि अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो वो अपने आप मोशन में नहीं आए। अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बनी रहने की कोशिश करती है। इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि ये अपने स्टेट को बनाए रखने की कोशिश करती है, अपने स्टेट में होने वाले किसी भी चेंज को ये अपोज करती है। जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो इसकी टेंडेंसी इसके साथ चलने की नहीं होती है, ये अपने स्टेट में ही बने रहने की कोशिश करती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जब किसी बस में आप खड़े हो और वो बस रुकी हुई हो, अचानक वो बस जो है चलनी शुरू कर देती है तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हो। अगर बस जो है आगे चल रही है तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप की जो पूरी बॉडी है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में बस के साथ। तो जब आपकी पूरी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है और जैसे ही बस जो है मूव करती है तो आपका जो पैर है वो तो कांटेक्ट में है उसके फ्लोर के, वो उसके साथ जो है चल लिया, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है अभी भी वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, इसलिए वो पीछे की तरफ झुक जाता है। कुछ समय के बाद जब आप जो है उसको संभाल लेते हो, उसको एडजस्ट कर लेते हो, उसको बैलेंस कर लेते हो, तो आप बस के साथ आपकी पूरी बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में आ जाती है। लेकिन अब जो है आप मोशन के स्टेट में हो, पूरी बॉडी मोशन की स्टेट में आ गई, जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है वैसे ही आपका जो है जो आप आगे की तरफ झुक जाते हो। ऐसा क्यों होता है? ब्रेक लगा करके रोक लिया गया बस को, फ्लोर तो रुक गया उसका, और जब रुक गया तो पैर जो है कांटेक्ट में है, पैर रुक गया, लेकिन अभी भी आपकी ऊपर का जो हिस्सा है आपके बॉडी का वो अभी भी स्टेट ऑफ मोशन में है, यानी वो आगे की तरफ झुक जाता है। तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखने की जो टेंडेंसी है किसी भी बॉडी में, अपने स्टेट को मेंटेन रखने के लिए जो है मेंटेन रखने की जो टेंडेंसी है, यानी स्टेट में होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करने का जो स्वभाव है, इसे ही हम इनर्शिया कहते हैं। हिंदी में इसे जड़त्व कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। अब इनर्शिया को जो हम 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट अभी एक्सप्लेन किया हमने, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा? The property by virtue of which a body opposes any change in its state of rest is called inertia of rest. Inertia of motion क्या होगा? The property by virtue of which a body opposes any change in its state of motion in a straight line, that is called inertia of motion. और inertia of direction क्या होगा? The property by virtue of which a body opposes any change in its straight line motion in its direction। अगर कोई बॉडी सीधी चल रही है तो उसकी टेंडेंसी सीधी ही चलने की होती है, वो तब तक नहीं मुड़ेगी, तब तक कर्व पाथ को अडॉप्ट नहीं करेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स। और यहीं से शुरू होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। एक्चुअली ये इनर्शिया जो जितना हमने एक्सप्लेन किया वही इसको एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट है। अभी हमने इनर्शिया के बारे में जो जो चीजें बताई वो चीजें जो है इस लॉ को समझने के लिए जरूरी। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो फोर्स की क्वालिटेटिव डिफिनीशन,
फोर्स की दो तरह की डेफिनेशन है, एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन है और एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है। तो जो फोर्स की क्वांटिटी है, जो मेजरमेंट है, वो सेकेंड लॉ में, और फोर्स की जो क्वालिटेटिव डेफिनेशन है वो फर्स्ट लॉ में। और फोर्स का नेचर, फोर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, वो थर्ड लॉ में। यानी फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ तीनों जो है फोर्स के बारे में ही। क्वालिटेटिव डेफिनेशन फर्स्ट लॉ, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन सेकेंड लॉ, एंड द नेचर ऑफ फोर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स, सोर्स ऑफ फोर्स, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे हम लोग थर्ड लॉ। According to Newton's first law, if a body is in a state of rest, if a body is in a state of rest, अगर कोई बॉडी रेस्ट के स्टेट में है और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, state of uniform motion in a straight line, then it will remain in the same state unless an external force is applied to change its state। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में है तो वो उसी स्टेट में रहेगी, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी या स्टेट ऑफ मोशन इन यूनिफॉर्म लाइन, स्टेट ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन में रहेगी जब तक कि until and unless an external force is applied on that body to change its state। जब तक कि उस बॉडी के ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई करके उसके स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी के स्टेट में चेंज करने के लिए किसी भी बॉडी, यहां स्टेट का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस से नहीं समझेंगे, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए हमें फोर्स चाहिए होगा, अपने आप वो चेंज नहीं होगा। यानी वह बॉडी अपने स्टेट में बने रहने की कोशिश कर रही है और उसी टेंडेंसी को हम इनर्शिया कह रहे हैं। जो बॉडी के अंदर टेंडेंसी है कि हम अपने ही स्टेट में रहेंगे, अपने स्टेट में होने वाले किसी भी चेंज को अपोज करेंगे, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। और ये पूरा हो गया इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, देन इट विल रिमेन इन द सेम स्टेट until and unless an external force is applied to change its state। तो ये फर्स्ट लॉ, ये एक्चुअली फोर्स की क्वालिटेटिव डिफिनीशन है। नाउ कम टू सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा मोमेंटम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मोमेंटम? मैं पहले आपको एक एग्जांपल दूं। अगर एक साइकिल और एक कार दोनों सेम वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हूं, तो क्या दोनों अगर किसी दीवार से टकराते हैं तो उसका दोनों का इंपैक्ट सेम होगा या अलग होगा? तो आप निश्चित रूप से कहोगे कि दोनों का इंपैक्ट अलग अलग है। ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, यह भी जो है सेम वेलोसिटी v से ही मूव कर रहा है। यानी इसका इंपैक्ट अलग होगा और इसका इंपैक्ट अलग होगा। इसका इंपैक्ट कम होगा, इसका प्रभाव कम होगा और इसका प्रभाव कम ज्यादा होगा। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी ली गई है जिसे हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। एक्चुअली लीनियर मोमेंटम
linear momentum is the quantity of motion contained in the body and is defined as, इसको हम डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड. ये जो है इसकी यूनिट हो जाएगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड. तो ये लीनियर मोमेंटम हो गया. अब इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे. क्या डिस्कस करेंगे? न्यूटन सेकेंड लॉ. न्यूटन सेकेंड लॉ जो है डिस्कस करने वाले हैं. न्यूटन्स सेकेंड लॉ. सेकेंड ये एक्चुअली क्वांटिटेटिव जो है डेफिनेशन है फोर्स की. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सिस्टम. दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वही फोर्स के इक्वल होता है. यानी इसको जब हम इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा सम कांस्टेंट इनटू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. आपको पता है कि अगर डेल्टा टी की वैल्यू काफ़ी छोटी हो तो जो एवरेज फोर्स होगा उसकी जगह इंस्टेंटेनियस फोर्स मिलेगा हमको, और ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू के डी पी अपॉन डी टी. एक्चुअली के की वैल्यू 1 आती है, यानी आप कह सकते हो कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स. द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स. और इसका अल्टरनेटिव जो फॉर्म होगा, अभी हमने पढ़ाया है कि सिंस लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो यहां से अगर आप प्लेस करोगे तो ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी एंड दिस इज मास इनटू वेलोसिटी. मास इज कांस्टेंट, सो this will be m into dv upon dt. और dv upon dt क्या है? एक्सेलरेशन. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये एक्सप्लेन कर रहा है कि न्यूटन सेकेंड लॉ को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन. The direction of force acting on the body is similar to the acceleration, is similar to the direction of acceleration in that body. इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं. अगर कंपोनेंट इसका देखें तो आई कैप एफ एक्स प्लस जे कैप एफ वाई प्लस के कैप एफ जेड इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज व्हाट? आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड. अगर हम दोनों साइड्स को कंपेयर कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ वाई इज इक्वल टू मास इनटू ए वाई एंड एफ जेड इज इक्वल टू मास इनटू. यानी तीनों एक्सिस पे न्यूटन सेकेंड लॉ को हम ऐसे स्टेट कर सकते हैं. नाउ कम टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने फर्स्ट लॉ से फोर्स को डिफाइन किया, क्वालिटेटिव डिफिनेशन दी. सेकेंड लॉ से फोर्स को मेजर किया. अब थर्ड लॉ जो होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. लॉ ऑफ एक्शन एंड reaction. According to this law, to every action there is equal but opposite reaction. According to this law, to every action there is equal but opposite reaction. I am supposing there are two bodies A and B, and during the collision, body A applies force on B and body B applies force on A. जो कोलिजन हो रहा है उस दरमियान
बी पर फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और जो ए पर फोर्स लग रहा है वो है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब आप किसी को एक्शन कह सकते हो, किसी को रिएक्शन कह सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि पहले एक्शन आता है उसके बाद रिएक्शन आता है। एक्चुअली फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स, सिंगल फोर्स का एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर सन अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है तो अर्थ भी सन को अपनी ओर खींच रही है। अगर कोई फॉलिंग एप्पल अर्थ के द्वारा खींचा जा रहा है तो आप ये सोच रहे हो कि अर्थ जो है उस एप्पल को, उस बॉल को अपनी ओर खींच रही है। ये सही है जिसको आप देख रहे हो, लेकिन एक चीज आप नहीं देख पा रहे हो कि वह बॉल या वह एप्पल अर्थ को भी अपनी ओर खींच रहा है। ये अलग बात है कि उसके फोर्स में अर्थ का मोशन हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और उस फोर्स से अर्थ के मोशन को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन फोर्स लग रहा है। तो यही कह रहे हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। आप देखें, कोलिजन हो रही है, हम ये मान ले रहे हैं कि कोलिजन का इंटरवल जो है डेल्टा टी टाइम में ये कोलिजन हो रहा है। तो डेल्टा टी टाइम में जो इसका चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा, मान लीजिए ये u वेलोसिटी से गई, u1 वेलोसिटी से, और v1 वेलोसिटी से रिटर्न हो गई कोलिजन के बाद, तो इसमें चेंज हुआ लीनियर मोमेंटम का। हम ये मान ले रहे हैं कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डेल्टा पी ए। तो सेकेंड लॉ यूज करके एफ ए बी इज इक्वल टू डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं एफ ए बी इज इक्वल टू डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा टी, और दूसरा लिख सकते हैं एफ बी ए इज इक्वल टू, उसमें भी मोमेंटम चेंज हो रहा है, डेल्टा पी बी अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा? टोटल चेंज डेल्टा पी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा पी ए प्लस डेल्टा पी बी, डेल्टा पी ए प्लस डेल्टा पी बी। और इसको क्या लिख सकते हो? डेल्टा पी ए इज इक्वल टू एफ ए बी डेल्टा टी, एफ ए बी डेल्टा टी, और डेल्टा पी बी इज इक्वल टू एफ बी ए डेल्टा टी। ये हो जाएगा। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। अभी मैं यहां पे भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अभी आपको पढ़ाया हमने कि एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। अगर किसी सिस्टम पे फोर्स ही ना लगे तो क्या होगा? सिस्टम पे फोर्स नहीं लगेगा। इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो और देयर बी नो एक्सटर्नल फोर्स, देन व्हाट विल हैपन टू डीपी अपॉन डीटी, दैट इज इक्वल टू जीरो। और किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो है, इसका मतलब वह फंक्शन या वह फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है। वो क्या है? और कोई चीज, कोई फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब उसमें चेंज क्या हो रहा है? हो ही नहीं रहा है, चेंज इज जीरो। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। इसका स्टेटमेंट ये होगा, इफ देयर बी नो एक्सटर्नल फोर्स, if there be no external force acting upon a system, then its total linear momentum remains conserved. Its linear momentum remains conserved, or there be no change in linear momentum in absence of external force. एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो कोलिजन तो हो रहा, तो कोलिजन के केस में एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और डेल्टा पी जैसे ही जीरो आप लिखोगे, ये हो गया एफ ए बी डेल्टा टी प्लस एफ बी ए डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। अब इसको क्या देख रहे हो आप? यहां से देख रहे हो कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू बी। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। एक्चुअली यहां पे हम ये कह सकते हैं कि फोर्सेस कभी भी सिंगल एग्जिस्टेंस फोर्स का नहीं होता।
फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। कभी कभी दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि जब हर एक्शन का रिएक्शन होता है तब तो नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए उस सिस्टम पे। यहां हमने बताया आपको कि ए ने बी पर फोर्स अप्लाई किया, ए ने बी पर फोर्स अप्लाई किया, तब बी ने ए पर फोर्स अप्लाई किया। इसका मतलब यह है कि ये दोनों फोर्सेस एक बॉडी पे नहीं लग रहे, ये दोनों फोर्सेस एक सिस्टम पे नहीं लग रहा है, ये दोनों फोर्सेस अलग अलग सिस्टम पे लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फोर्सेस होते हैं, एक्शन रिएक्शन जो होता है, दे एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, नॉट ऑन सिंगल बॉडी। और जब डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनका नेट इफेक्ट होगा, नेट इफेक्ट 0 नहीं। अब एक चीज और यहां पे हम देखेंगे, एक क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। प्रूव दैट न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। कहने का मतलब जो सेकेंड है ना, इसी के अंदर फर्स्ट भी मौजूद है और इसी के अंदर थर्ड भी मौजूद है। वैसे सेकेंड से थर्ड तो अभी हमने जो थर्ड लॉ का प्रूफ दिया है वो वही है, लेकिन एक बार मैं और समझा दे रहा हूं। फर्स्ट लॉ है क्या? फर्स्ट लॉ के दो रूप हमने बताए, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और दूसरा बताया फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तो हम ये प्रूव करते हैं कि सेकेंड लॉ के अंदर फर्स्ट लॉ मौजूद है। इससे आप देख दोगे फर्स्ट लॉ क्या कहता है। यहां पे देख लो, ये अगर फोर्स की वैल्यू मैं 0 कर दूं, इफ देयर बी नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग अपॉन अ सिस्टम, देन व्हाट विल हैपन? मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0। मास 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब एक्सीलरेशन 0 होगा। और एक्सीलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। क्या कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई ही नहीं किया तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिस इनिशियल वेलोसिटी से बॉडी चल रही थी उसी फाइनल वेलोसिटी से बॉडी ऑब्जर्व की जाएगी, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया यहां से प्रूव हो जाता है। थर्ड लॉ क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो यही तो हम यूज किए हैं, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी जब हमने फाइंड किया है तो हमने लिखा है डेल्टा पी ए प्लस डेल्टा पी बी, और डेल्टा पी ए की वैल्यू सेकेंड लॉ से ही आता है, F इंटू डेल्टा टी। ये हो गया पहले बॉडी पे इंटू डेल्टा टी, और सेकेंड बॉडी पे F पी ए डेल्टा टी। और आपने कह दिया कि भाई जो है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स देयर बी नो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो ये 0 हो जाएगा। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू बी। तो ओवरऑल जो थर्ड लॉ है वो भी सेकेंड लॉ में ही इन्वॉल्व है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स।